दोस्तों मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज पुनः उपस्थित हूँ। आज दोस्तों हम जो पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जो प्रमुख शक्तियाँ होती हैं जो राष्ट्रपति की, वह कौन कौन सी होती हैं और उसके कर्तव्य क्या होते हैं उस शक्तियों से, उनको देखेंगे दोस्तों। जैसे कि हम आप जानते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, जैसे कि कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ एवं आपातकालीन शक्तियाँ। यह कुछ 7 प्रकार की कुछ शक्तियाँ होती हैं। इसके बाद में इन शक्तियों को ख़त्म करने के बाद हम इसकी वीटो पावर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, वह हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बहुत अच्छी शक्तियाँ हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, न्यायिक शक्तियाँ, ये सब शक्तियाँ पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं देखते हैं। पहली जो शक्ति हो जाएगी आपकी, वह हो जाएगी कार्यकारी शक्तियाँ। कौन सी हो जाएगी? कार्यकारी शक्तियाँ। पहली शक्ति आपकी यह हो जाएंगी और दूसरी जो हो जाएगी दोस्तों, वह हो जाएगी आपकी विधायी शक्तियाँ। कौन सी? विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ। और तीसरी हो जाएगी वित्तीय शक्तियाँ। यह जो डॉट्स लगा रहे हैं इसका मतलब यह है शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ। इसके बाद जो हो जाएंगी दोस्तों आपकी, कौन सी हो जाएगी? न्यायिक शक्तियाँ। कौन सी हो जाएगी? न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ। और जो पांचवी आ जाएगी आपकी, वह आ जाएगी, यह हुई न्यायिक शक्तियाँ। फिर कूटनीतिक, सैन्य व आपातकालीन। कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और दोस्तों आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ, यह आपकी 6 और 7, यह 7 प्रकार की प्रमुख शक्तियाँ जो हैं, कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ, यह शक्तियाँ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम इन्हीं के बारे में बताएंगे कि शक्तियों के अंतर्गत क्या होता है, क्या राष्ट्रपति को शक्तियाँ कौन कौन सी रहती हैं, कार्यकारी शक्तियाँ उसकी क्या होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ क्या होती हैं, विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं, कूटनीतिक व सैन्य व आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं। फिर इसके बाद में आपको वीटो पावर में क्षमादान वगैरह की शक्तियाँ बताई जाएंगी। तो जो हम पहली शक्ति चल लेंगे दोस्तों, कार्यकारी शक्तियाँ। पहली हमारी शक्ति क्या हो जाएगी? कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियों में क्या होता है, इसके बारे में आपको आज बताते हैं दोस्तों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। तो कार्यकारी शक्तियाँ क्या होती हैं? इसमें पहली बात तो यह होती है, जो भी सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य होते हैं वह किसके नाम पर होते हैं? हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पर किए जाते हैं। दूसरी चीज़, वह नियम बना सकते हैं कि उनके नाम पर किए जाने वाले आदेश व अन्य अनुदेश वैध हों। वह ऐसा कोई नियम बना सकते हैं कि जो भी आदेश किए जा रहे हैं और जो भी अनुदेश किए जा रहे हैं वह वैध हों। किसके नाम पर? वह ऐसा नियम बना सकते हैं कि मेरे नाम पर वैध हों राष्ट्रपति जी, यह अपने नाम पर वैध करने के लिए। या फिर तीसरी बात जो होगी कि राष्ट्रपति ऐसे नियम भी बना सकता है कि जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से, यानी कि सरलता से उस कार्य को कर सके, तथा हमारे जो मंत्री होंगे केंद्र सरकार के, उनको उक्त जो भी कार्य दिए गए हैं उनको सहजता से वितरित हो सकें, बहुत ही सरलता से उनको वितरित किया जा सके। ऐसे राष्ट्रपति नियम बना सकता है कि ऐसे कार्य किए जा सकें। और चौथी चीज़ क्या हो जाएगी दोस्तों? वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है और तथा भी उसकी प्रसाद पर्यंत कार्य पर रहते हैं। प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य है दोस्तों कि जब तक राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे तब तक वह लोग अपने प्रसाद पद पर्यंत, यानी कि पद पर बने रहेंगे जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जी क्या होते हैं? हमारे भारत के प्रथम नागरिक व भारत के राजा भी कहलाए जाते हैं दोस्तों राष्ट्रपति जी।
ठीक है दोस्तों। तो हम पहली चीज़ क्या जानते हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि जो भी कार्य किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। वह ऐसे नियम भी बना सकता है कि जो उनके आदेश और अनुदेश उनके वैध हों। तीसरी चीज़, ऐसे नियम भी बना सकता है जो केंद्र सरकार सरलता से काम कर सके और उन कार्यों को मंत्रियों को सहज सरलता से वितरित भी कर सके। यह आपको एक तो पॉइंट ये हो जाएगा दोस्तों, एक पॉइंट ये समझ लीजिए, जो 2 पॉइंट मैंने पहले बताया हुआ है कोई विशेष नहीं, मेन पॉइंट आपको बताएंगे जिससे कि क्लास लंबी ना हो। तो दोस्तों राष्ट्रपति ऐसे नियम बना सकते हैं, राष्ट्रपति ऐसे नियम बना सकते हैं, ऐसे नियम बना सकता है जो केंद्र सरकार सरलता या सहजता या सरलता से कार्य कर सके और उन कार्यों को मंत्रियों को आसानी से वितरित कर सके, वह एक ऐसा नियम बना सकते हैं दोस्तों। और वह जो है क्या करते हैं, वह मंत्रियों व प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों की पद की नियुक्ति भी करते हैं। पीएम प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री दोस्तों, प्रधानमंत्री और मिनिस्टर यानी कि मंत्री, मंत्रियों की, यहाँ पर प्रधानमंत्री तो एक ही होते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों को नियुक्त करता है जो राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य है दोस्तों। प्रसाद यानी कि पान प्रसाद मिल रहा है, पर्यंत यानी कि जब तक वह चाहें, तो जब तक यानी कि जब उनके राष्ट्रपति जी की इच्छा अनुसार, या राष्ट्रपति जब तक उनको रखना चाहें कि इच्छा अनुसार रहते हैं। वैसे भी पीएम के जो चुनाव होते हैं अपने हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, लेकिन यदि ऐसी कोई परिस्थिति फंस जाती है दोस्तों तब ऐसे चेंजेस हो जाते हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ है उसमें एक चीज़ और है, यह किन किन की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी हमारे जो होते हैं, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वह उनके सदस्यों की सभी की नियुक्ति करता है। किन किन की दोस्तों, महान्यायवादी, महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त जो नीचे होते हैं, और अन्य चुनाव आयुक्त संघ लोक सेवा यूपीएससी के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उनके सदस्य और
राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, राज्यपाल, इन सभी की आदि और भी लोग होते हैं दोस्तों, आदि जो होते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ है फाइनेंशियल की फाइनेंस वित्त आयोग की, वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग आदि के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों कौन कौन करते हैं? महान्यायवादी हो गया, महालेखा परीक्षक हो गया, और दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, अन्य चुनाव आयुक्त हो गए, और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उनके सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष व उनके सदस्य, इनके भी सदस्यों की नियुक्ति यही करते हैं, उनके सदस्य आदि की नियुक्ति, आदि को नियुक्त करता है, नियुक्त करता है। दोस्तों यही मेन फैक्ट है। अब इसके आगे के जो होंगे वह कुछ और फैक्ट होंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों यह बता चुके हैं, राष्ट्रपति ऐसे नियम बना सकता है जो केंद्र सरकार सहजता या सरलता से कार्य कर सके और उन कार्यों को मंत्रियों को आसानी से वितरित किया जा सके। पीएम प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति करता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य पर रहते हैं। महान्यायवादी, महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उनके सदस्य, और राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष व उनके सदस्य आदि की नियुक्ति करता है। यह दोस्तों आपके मेन फैक्ट हैं। और चीज़ें भी देख लें कि वह क्या होता है, वह केंद्र के जो भी प्रशासक होते हैं, प्रशासनिक कार्यों, वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग किससे कर सकता है? प्रधानमंत्री से करता है। जो भी केंद्र के प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं या फिर विधायिका के प्रस्ताव से संबंधित जो भी जानकारियां होंगी, किससे मांगेगा? वह प्रधानमंत्री से मांगेगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे बताते हैं दोस्तों। वह जो होगा क्या करेगा? केंद्र सरकार से प्रशासनिक कार्यों व प्रस्तावों की जानकारी किससे मांगता है? पीएम से, प्राइम मिनिस्टर से। तो आपका जो चौथा पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि वह है केंद्र सरकार से प्रशासनिक कार्य, केंद्र सरकार से प्रशासनिक कार्य, केंद्र सरकार से प्रशासनिक कार्य व उनके प्रस्तावों को किससे मांगता है दोस्तों? प्रस्तावों की जानकारी पीएम, प्राइम मिनिस्टर से मांग सकता है। ठीक है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर से मांग सकता है। और इसमें यह भी चीज़ कहा गया है कि राष्ट्रपति पीएम से किसी ऐसे निर्णय की प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है कि जो किसी मंत्री द्वारा, किसी एक मंत्री द्वारा से तात्पर्य है कि किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो, किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया, यानी कि समर्थन नहीं किया है, लेकिन एक मंत्री ने इसका प्रतिवेदन किया, भेजने के लिए मांग सकता है। तो यह भी हो गया दोस्तों, राष्ट्रपति पीएम से क्या कह सकते हैं कि उस प्रतिवेदन को, निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकते हैं जो किसी मंत्री ने लिया हो। राष्ट्रपति पीएम से क्या कर सकते हैं दोस्तों? मांग सकते हैं। क्या मांग सकते हैं? मांग सकते हैं जो कि किसी निर्णय का, मांग सकते हैं जो किसी निर्णय का प्रतिवेदन जो किसी मंत्री ने
मंत्री ने लिया हो, जबकि पूरी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन नहीं किया हो, अनुमोदन नहीं किया हो। और दोस्तों यह वह एक चीज़ और है कि जो अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जनजाति होती है तथा पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। वो तो आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति ही करेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए रेड से लिख रहे हैं दोस्तों, किसकी? SC ST, हिंदी में न लिखे दे रहा है, जैसे कि वह है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों हेतु एक आयोग बना सकता है। दोस्तों वह जो है अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है या आयोग बना सकता है। और वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र के रूप में, जनजाति क्षेत्रों के रूप में प्रशासन की शक्तियां प्राप्त होती हैं उसको, कि वह कर सकता है किसी भी क्षेत्र को। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। क्या है कि वह किसी भी क्षेत्र को, उसके पास ये प्रशासनिक शक्ति होती है। कौन सी प्रशासनिक शक्ति होती है? कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। यह इनकी प्रशासनिक शक्ति होती है दोस्तों। और वह केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का भी नियुक्त कर सकता है। और वह स्वयं के द्वारा नियुक्त प्रशासकों द्वारा, नियुक्त प्रशासक जो भी उनने नियुक्त प्रशासक किए हैं केंद्र शासित प्रदेशों के, उन पर सीधे केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन संभाल सकता है। ठीक है ना दोस्तों। तो वह क्या है? वह केंद्र शासित, वह केंद्र राज्य जो हैं, केंद्र और राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य, वह केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य में सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। एक यह पॉइंट हो गया दोस्तों। एक और पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कि वह केंद्र, राज्य तथा वह केंद्र राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य में क्या कर सकता है? वह एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। केंद्र व राज्य के मध्य सहयोग के हेतु लिए क्या बना सकता है? राज्य के लिए मंत्री वह परिषद बना सकता है। क्या, कौन सी परिषद बना सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद बना सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। और एक और दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह है केंद्र शासित प्रदेशों पर वह स्वयं द्वारा नियुक्त, जो भी उनके स्वयं के द्वारा प्रशासक होते हैं या फिर जो उपराज्यपाल वगैरह होते हैं, राज्यपाल वगैरह, केंद्र शासित प्रदेशों पर वह राज्यों को सीधे संभालता है। उनके प्रशासकों द्वारा राज्यों का प्रशासन संभाला है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों
से केंद्र शासित राज्यों पर प्रशासन संभाला है। केंद्र शासित राज्यों पर क्या संभाला है दोस्तों? प्रशासन संभाला है। केंद्र शासित राज्यों पर प्रशासन संभाला है। प्रशासन संभाला है। अब हम दोस्तों ये कार्यकारी शक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित कर सकता है, अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित कर सकता है, और वह केंद्र तथा राज्य के मध्य सहयोग के लिए, कोई भी केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार, उसके मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त कर सकता है, और वह स्वयं के द्वारा, जो उसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं, या फिर वहाँ पर कोई राज्यपाल या उपराज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, तो दोस्तों क्या होता है, उन पर सीधे उनके द्वारा वह प्रशासन संभाला है। समझ रहे हैं दोस्त? समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम जो पढ़ेंगे विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं। विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी जो शक्ति हो जाएगी वह कौन सी हो जाएगी? विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों के बारे में दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अब देखते हैं हम विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं। दूसरा जो शक्ति हमारी कौन सी है? विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं? जब राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग होता है और उससे निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि पहले हम बता दें आपको कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संसद की बैठक बुला सकता है, या फिर लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। यानी कि विघटित से तात्पर्य दोस्तों उसको निलंबित कर सकता है, पूरी लोकसभा को। और वह संसद की एक संयुक्त बैठक को भी बुला सकता है, उसका भी आह्वान कर सकता है। और जो संयुक्त बैठक होगी दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा की, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, जो इस समय ओम बिरला जी हैं। दोस्तों कौन करेगा राज्यसभा की अध्यक्षता? वो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष है। तो दोस्तों देखते हैं क्या कर सकता है विधायी शक्तियों में। वह यह कर सकते हैं कि संसद की बैठक बुला सकते हैं, संसद की बैठक बुला सकते हैं तथा लोकसभा को विघटित भी कर सकते हैं व संसद की संयुक्त बैठक का भी आह्वान कर सकते हैं। यानी कि संयुक्त बैठक से तात्पर्य दोस्तों संयुक्त अधिवेशन क्या है? संसद की बैठक बुला सकते हैं और लोकसभा को भी विघटित कर सकते हैं, और वह संसद का या कि संयुक्त अधिवेशन से तात्पर्य दोस्तों बैठक, संयुक्त अधिवेशन का आह्वान यानी कि दोस्तों बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये दोस्तों यह हो गया हमारा मेन पॉइंट। इसके बाद में क्या है कि यदि कोई भी चीज़ है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं तो और देखते हैं दोस्तों आगे का पॉइंट भी देखते हैं। तो
दोस्तों यह हो गया, संसद की बैठक बुला सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, संसद की संयुक्त अधिवेशन यानी कि बैठक, संयुक्त बैठक राज्यसभा और लोकसभा की आह्वान या बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और प्रत्येक नए चुनाव के बाद, जो भी नए चुनाव होते हैं लोकसभा के या जो भी होते हैं, तो उनके बाद में प्रत्येक वर्ष वह संसद के प्रथम अधिवेशन को भी संबोधित करता है। प्रथम बैठक वही संबोधित करते हैं, संबोधित कर सकता है। और वह संसद में लंबित किसी भी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। दोस्तों प्रत्येक नए चुनाव के बाद में, नए चुनाव बाद, दोस्तों शॉर्ट में लिख रहे हैं, नए चुनाव बाद, प्रत्येक नए चुनाव बाद प्रथम बैठक, प्रथम अधिवेशन या बैठक, अधिवेशन बुला सकता है, अधिवेशन बुला सकता है, प्रथम अधिवेशन बुला सकता है। और देखते हैं दोस्तों इसके बाद में क्या है, वह संसद में जो भी लंबित विधेयक वगैरह होता है या कोई भी संसद से संबंधित अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज भी सकते हैं राष्ट्रपति जी। यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हों तो इस स्थिति में क्या होता है, उनके पास में अथॉरिटी रहती है राष्ट्रपति जी के पास में कि लोकसभा के किसी भी सदस्य को उसकी अध्यक्षता सौंप सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यह हो गया। इसके बाद हम और पॉइंट बताते हैं आपको, तीसरा जो आपके 2 पॉइंट को रिलेट करेगा, इसलिए मिटाना पड़ रहा है दोस्तों। यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो, लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो, क्या हो जाएगा पहला पॉइंट। तीसरा पॉइंट, यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति जी लोकसभा के किसी भी सदस्य को लोकसभा की क्या अध्यक्षता सौंप सकते हैं, लोकसभा की अध्यक्षता सौंप सकते हैं। कौन सौंप सकता है? राष्ट्रपति जी। यह हमने आपको बता दिया, राष्ट्रपति जी। यदि लोकसभा का पद रिक्त हो, लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का भी, दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट है कि लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों लोगों का यदि पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति जी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का यदि पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति जी लोकसभा के किसी भी सदस्य को लोकसभा की अध्यक्षता सौंप सकते हैं। यही कंडीशन दोस्तों राज्यसभा में होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से जो होता है कि राज्यसभा का यदि सभापति या उपसभापति दोनों भी कोई रिक्त होता है, उन दोनों का पद रिक्त होता है, तो इस स्थिति में भी राज्यसभा के किसी भी या राज्यसभा या उसको सदन भी बोलते हैं कि सदस्य को राज्यसभा के सभापति के रूप अध्यक्षता के रूप में सौंप सकते हैं। या तो सभापति की पद खाली तो सभापति का पद दे सकते हैं और उपसभापति का खाली तो उपसभापति का। और जो लोकसभा का होता है, जब लोकसभा का कोई भी कैंडिडेट नहीं होता अध्यक्ष, तो दोस्तों इस स्थिति में फिर प्रोटेम स्पीकर को बनाया जाता है, जो किसी भी सांसद यानी कि लोकसभा सदस्य को बनाया जाता है। अब हम बताते हैं इसी तरह से चौथा पॉइंट जो है कि राज्यसभा के सभापति आप जानते होंगे दोस्तों कौन होता है, उपराष्ट्रपति जी होते हैं। राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति जी सदन के किसी भी सदस्य को
सदस्य को, सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकते हैं, अध्यक्षता सौंप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे जो होता है, और दोस्तों देखिए, और यह जो गया है राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा के सभापति या उपसभापति, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति जी सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकते हैं, अध्यक्षता सौंप सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, अध्यक्षता सौंप सकते हैं। और जो इसके आगे एक पॉइंट हो जाएगा कि राष्ट्रपति के पास ये भी अथॉरिटी होती है कि वह जो राज्यसभा के 12 सदस्यों को उसको चुनना होता, मनोनीत कर सकते हैं, वह किस किस क्षेत्र से कर सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला व समाज सेवा से जो जुड़े जानकार व्यक्ति होते हैं उनको उन 4 क्षेत्रों से दोस्तों 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के कैंडिडेट के रूप में। चलिए दोस्तों इसके आगे लिखते हैं। 5वां जो हमारा होगा पॉइंट वह हो जाएगा कि कला विज्ञान साहित्य, क्या हो जाएगा 5वां पॉइंट दोस्तों कि साहित्य विज्ञान व कला और वह समाज सेवा से, कौन कौन सा, साहित्य विज्ञान कला व समाज सेवा के इन क्षेत्रों के जानकार, इन क्षेत्रों के जानकार को 12 सदस्यों को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है दोस्तों, सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है। यह क्या होती है, उनके पास अथॉरिटी होती है, किसके पास, राष्ट्रपति के पास में, कि साहित्य कला विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में 12 कैंडिडेट को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। और जो लोकसभा के लिए होता है दोस्तों वह 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, 2 एंग्लो इंडियंस को कर सकता है। लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन, 2 आंग्ल भारतीय भारतीय समुदाय के, यह एक समुदाय होता है दोस्तों, समुदाय के लोगों को लोकसभा सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है, लोकसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है। लोगों को सदस्य रूप में मनोनीत कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे जो हो जाएगा हमारा पॉइंट वह क्या कहता है कि यदि जो भी चुनाव आयोग से परामर्श करके संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर भी निर्णय कर सकता है राष्ट्रपति। यदि कोई भी चुनाव आयोग ने कहा है कि यह व्यक्ति क्या है, अयोग्य है, तो उस पर भी निर्णय कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। यह पॉइंट आपको बता दिया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और संसद में कुछ भी विशेष विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए, संसद के जो भी कुछ विधेयक होते हैं, विशेष विधेयक, उनको प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की और आज्ञा आवश्यक होती है। जैसे कि कौन कौन से होते हैं कि भारत की संचित निधि, जो कभी आपातकालीन स्थिति में या दोस्तों बहुत ही बड़ी समस्याओं के लिए दोस्तों उसका यूज किया जाता है। संचित निधि जो सेव होती है, निधि से तात्पर्य दोस्तों रुपए, राशि, हमारी जमा राशि यानी कि दोस्तों धनराशि भारत सरकार की, भारत की, हमारे देश की। तो संचित निधि को खर्च करने का विधेयक हो, या फिर राज्यों की सीमा
जो कि राज्यों की सीमा का परिवर्तन करना हो, या फिर राज्य के निर्माण या संबंधी विधेयक हो, कोई भी राज्य नया राज्य बनाने के संबंधी विधेयक हो, तो उन सब के लिए बिना राष्ट्रपति की संसद के कुछ इस सब के लिए राष्ट्रपति की बिना सिफारिश अथवा उसकी आज्ञा के कोई भी इसमें विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं संसद में। तो दोस्तों क्या है, संसद में यह विधेयक जो प्रस्तुत करने होते हैं, प्रस्तुत करने के लिए कौन कौन से विधेयक, जैसे कि राज्यों की सीमा से परिवर्तन, राज्यों की सीमा परिवर्तन या नए राज्य या भारत की संचित निधि को खर्च करने के विधेयक जैसे संसद में प्रस्तुत करने हेतु क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति की सिफारिश या आज्ञा आवश्यक है। वह जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। कोई भी विधेयक हो, या तो राज्यों की सीमा से परिवर्तित हो, या भारत सरकार की संचित निधि को खर्च करने का हो, या फिर नए राज्य के निर्माण में हो, ये संबंधी सभी के लिए भारत संसद में प्रस्तुत करने से पहले हमारे राष्ट्रपति जी की सिफारिश या उनकी आज्ञा की आवश्यकता होती है। और दोस्तों अगला 9वां पॉइंट जो होगा वह बताते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। 9वां पॉइंट क्या हो जाएगा, देखते हैं दोस्तों 9वां पॉइंट हमारा क्या होता है। 9वां पॉइंट यह होगा कि वह क्या कर सकते हैं, यदि कोई भी विधेयक हो संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो उनके पास में ये 3 अथॉरिटी होती हैं। कौन कौन सी होते हैं, या तो वह अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, या फिर उसको स्वीकृति को सुरक्षित कर सकते हैं, या फिर उसको संसद में वापस भेज सकते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति को क्या होता है, यह हमारा 9वां पॉइंट हो जाएगा कि संसद के किसी भी विधेयक को, यदि संसद के पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, संसद से पारित विधेयक राष्ट्रपति पास भेजा जाता है तो क्या कर सकते हैं, पहली चीज या तो वह स्वीकृति दे सकते हैं, या फिर दूसरा हो जाएगा स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं, और तीसरा जो होगा दोस्तों कि वह वापस भेज सकते हैं यदि धन विधेयक ना हो। क्या कर सकते हैं, उस विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। यदि वह धन विधेयक ना हो तो तब होता है ऐसा, यदि धन विधेयक नहीं है तब क्या होगा, उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जाता है। और यदि दोस्तों संसद उसी विधेयक को वापस से राष्ट्रपति के पास में भेजती है, यदि उसमें वह या तो उसमें सुधार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो फिर राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होगी। अगर उनके पास दोबारा आता है
कि संसद ने कहा कि यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होगी। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे एक पॉइंट बताते हैं आपको, जो कि नोट के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। वही एक नोट है इन 3 फैक्टों का। क्या नोट है कि यदि संसद, नोट क्या रहेगा दोस्तों, यह संसद के लिए दोस्तों नोट है। फिर एक आपका आएगा राज्य विधायिका से संबंधित। संसद के लिए क्या हो जाएगा कि किसी भी विधेयक, यदि उस विधेयक को संसद क्या कर सकती है, उस संसद विधेयक को संशोधित कर या बिना संशोधित कर संसद में पारित करके, संसद में पुनः पारित कर राष्ट्रपति पास भेजती है तो राष्ट्रपति जी को विधेयक क्या करना होगा, पास करना ही होगा, सहमति देनी होगी। संसद राष्ट्रपति जी को विधेयक को स्वीकृति देनी होगी, विधेयक को स्वीकृति देनी ही होगी। यह दोस्तों वह बाध्य हैं इस चीज़ के लिए। यदि संसद एक बार विधेयक को पारित करके भेजती है तो उनके पास 3 होते हैं, या तो स्वीकृत कर सकता है, या फिर स्वीकृति की सुरक्षित रख सकता है, या फिर यदि धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। और यदि पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है, धन विधेयक नहीं है तो संसद अगर दोबारा पारित करती है, या तो संशोधन करके या फिर बिना संशोधन किए, तो फिर इस परिस्थिति में दोस्तों राष्ट्रपति जी को उस विधेयक को, चाहे वह संशोधित हो या ज्यों का त्यों वापस से लौट के आया हो, तो दोस्तों उसको उन्हें पारित करना ही पड़ेगा, यह उसके लिए बाध्य हैं। लेकिन यदि राज्य विधायिका का ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए भी दोस्तों बताते हैं, देखते हैं दोस्तों। यदि राज्य विधायिका किसी विधेयक को पास करके भेजती है, दोस्तों राज्य विधायिका जो होती है, यदि राज्य विधायिका किसी भी विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास जब भेजती है तो राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति के पास में जब राज्यपाल के पास राज्य विधायिका जो होती है वह किसको भेजती है, राज्यपाल के पास। और राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति के पास में भेजता है विचार हेतु। तो राष्ट्रपति के पास में जब विचार हेतु भेजता है तो वह सुरक्षित करता है कि राष्ट्रपति क्या कहता है, विधेयक को या तो स्वीकृति दे सकता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, या फिर राज्यपाल को निर्देश देता है कि विधेयक को राज्य विधायिका को पुनर्विचार को लौटा दे यदि वह धन विधेयक नहीं है तो। और यदि राज्य विधायिका को पुनः विचार के लिए लौटा जाता है और वह संशोधित या बिना संशोधित करके भी पहुंचाते हैं, तो राष्ट्रपति के पास में यह शक्ति होती है कि उसके लिए वह बाध्य नहीं कि हम सहमति दें ही, जरूरी नहीं वह सहमति दे, स्वीकृति दे। क्या करते हैं दोस्तों, राज्य विधायिका जब भेजती है, राज्य विधायिका किसी विधेयक को राज्यपाल पास भेजती है तो राज्यपाल क्या करते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विचार हेतु भेजते हैं। तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, 3 कंडीशन है, वही कंडीशन है सेम टू सेम, या तो स्वीकृति
देंगे या फिर स्वीकृति सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और तीसरी क्या हो जाएगी, यदि धन विधेयक नहीं है, इस कंडीशन में भी यही होता है, यदि धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक नहीं है तो पुनः विचार हेतु, पुनः विचार हेतु वापस किया जाता है, वापस भेजा जाता है। और यदि फिर इसमें एक नोट बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, यदि राज्य विधायिका से वह वापस आता है, राज्य विधायिका को पुनः राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए भेजती है, तो फिर राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं। राज्य विधायिका राष्ट्रपति के पास पुनः भेजती है, तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने हेतु बाध्य नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, केंद्र वाली में तो वह बाध्य हैं, लेकिन राज्य वाली में वह बाध्य नहीं है। यह आपको कहा गया कि यदि राज्य विधायिका किसी भी विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो वह या तो स्वीकृति देंगे या स्वीकृति सुरक्षित रखते हैं, या धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए वापस करते हैं। और राज्य विधायिका यदि वापस से राष्ट्रपति के पास भेजती है तो वह संशोधित करके वो स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होगा। अब 2-3 पॉइंट आपको मौखिक बताते हैं दोस्तों, कि यदि वह संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संसद के सत्रावसान की अवधि में, सत्र जब चल रहा है तो उसकी अवधि में दोस्तों अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। जब संसद सत्र नहीं चल रहा है तो उस अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है, और यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक, जब पुनः बैठक होती है तो उसके 6 हफ्तों के भीतर इसको अनुमोदित करना आवश्यक है। वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी ले सकता है दोस्तों। और एक चीज़ और है कि यह राष्ट्रपति महानियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है, और लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग की अन्य की रिपोर्ट को संसद के समक्ष क्या करता है, प्रस्तुत करता है दोस्तों। और अगला पॉइंट जो 13 नंबर का पॉइंट होगा जो हमारा, वह देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, कि वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो होता है, लक्षद्वीप हुआ, दादर एवं नागर हवेली, दमन और द्वीप, और जो अभी लद्दाख बन गया है केंद्र शासित प्रदेश, इसकी शांति व विकास के लिए, शांति विकास और सुशासन के लिए विनिमय बना सकता है। और पुदुचेरी के भी वह नियम बना सकता है, परंतु केवल कब बनाता है, जब वहाँ विधानसभा निलंबित या विघटित हो गई हो। तो दोस्तों हम सोच रहे थे कि आज सारी शक्तियाँ हो पाएंगी दोस्तों, टाइम ज़्यादा होने के कारण दोस्तों बाकी की शक्तियाँ हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। जो हमारी शक्तियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, वित्तीय शक्तियाँ हो जाएंगी, कूटनीतिक शक्तियाँ हो जाएंगी, सैन्य शक्तियाँ हो जाएंगी, और आपातकालीन शक्तियाँ हो जाएंगी दोस्तों। अभी हम आपको 2 शक्तियाँ बता चुके हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, बाकी शक्तियाँ आपको कल बताएंगे दोस्तों। नमस्कार। और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और जो पुराने वीडियो जिसने नहीं देखे हैं तो सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, चलते हैं, फिर मिलते हैं कल।